फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन मिनिस्ट्री का क्या रोल होता है आम आदमी की लाइफ पर, इस पर लोगों को कुछ खास जानकारी होती नहीं थी। लगता था कि कुछ एसोटेरिक सब्जेक्ट है। अब इस वीडियो में हम इसकी हर एक जो सतह है, उसको लेयर्स हैं, उसको जरा ओपन करेंगे। स्टार्ट करते हैं संगम लिटरेचर। एक कवि हुए हैं मदुराई वेलसन। उन्होंने उस समय, मैं एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूं, अपनी इस रचना में कहा था, एक वाक्य बताया हुआ है कि एक डिप्लोमेट राजा के पास जाता है अपने मदरलैंड को बचाने के लिए, क्योंकि वो राजा आक्रमण करने वाला है मदरलैंड पर, और वो राजा जीतेगा, मतलब एवरी कैपेसिटी दैट किंग इज हैविंग। लेकिन वो बहुत कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है ऐसा बोलता है कि राजा अपने अटेम्प्ट टू एक्चुअली गेट इनटू दिस इन्वेजन उसको छोड़ देता है। तो इससे हमें पता लगता है एक डिप्लोमेट इज वेरी शार्प इन वर्ड्स, नेवर लूज इन टॉक्स। वो अपनी बात को इस तरीके से रखेंगे अपने मदरलैंड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इफ दे हैव टू से गो टू हेल्प, लेकिन इस तरीके से बात करेंगे, इतने लॉजिकली कन्विंस करेंगे कि शायद दूसरा सोचने लगेगा कि एक बार तो जरा जाके देखने की जरूरत है क्या। सफल डिप्लोमेट। आज हम बात करने वाले हैं कि आज इंडिया जहां पर खड़ा है वो कैसे फॉरेन मिनिस्ट्रीज के डिफरेंट जो स्टैंड्स रहे हैं उसके कारण ही वो सारे आज हम कीर्तिमान देख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 पॉइंट ऐसे बता दीजिए जिससे आपको लगता हो कि यस, इसको देखकर लगता है कि यस वी हैव कम सो फार, हमने कहां से शुरू किया था और कहां खड़े हैं। पहला पॉइंट है डिफेंस। अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में आप देखो तो यू विल फाइंड कि इंडिया की रैंकिंग 4th प्लेस पर है। इट्स एन अचीवमेंट। हम बहुत कहां से हम आ रहे हैं। Once we were dependent, and now we are going for defense indigenization. हम हथियारों का निर्यात भी कर रहे हैं। तो कैसे आ पाया, इस वीडियो में इसकी रूट तक हम जाएंगे। कैसे डिप्लोमेसी ने अपना रोल प्ले किया इन दोज क्रूशियल ईयर्स। एनर्जी, कहां हम एनर्जी डिपेंडेंट थे, हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट्स भी नहीं थे, और आज हम 4th आ रहे हैं ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। और हमारा टारगेट है जो COP26 में हमने कहा 500 गीगावाट 2030 तक। बिग अचीवमेंट है। कहां थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, और आज हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लीडर हैं। एक तरीके से उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो दुनिया को जिस तरफ जाना है एनर्जी सेक्टर में, उसकी अंतरराष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर इंडिया में है। डिप्लोमेसी का रोल तो है। इकोनॉमी देखें, 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। डिप्लोमेसी का रोल कैसे पता लगेगा। स्पेस, इसरो को 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी कहा जाता है दुनिया की, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एजेंसी और मोस्ट किफायती, क्योंकि हमारी कॉस्ट और एफिशिएंसी में कोई सामने आ नहीं सकता। अभी स्टेटस ये है। तो कहने का मतलब है कैसे हो पाया, लॉट टू डू विद आवर शार्प डिप्लोमेसी। तो कई सारी ऐसी कहानियां जो कभी कहीं नहीं गई, क्योंकि बातें केवल अचीवमेंट्स की हुई, बातें केवल अचीवमेंट्स की, कुछ लीडर्स की हुई, लेकिन डिप्लोमेसी ने बड़ा रोल प्ले किया। आज उन्हीं बातों को हमें करना है। डिजिटल इंडिया, रीसेंट अपडेट देखें, टॉप द लिस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। और एक्चुअली ऐसा नहीं हो कि एक दिन में डिजिटल इंडिया हो गया। एक्चुअली इन डिप्लोमेसी वी सी कॉन्टिन्यूम, मींस हम कंटिन्यूटी देखते हैं। कभी कुछ प्रयास किया गया, फिर उसका फल कुछ समय बाद मिला, फिर कुछ नए प्रयास किए गए, उसके बाद फिर ये इतना बड़ा डेवलपमेंट हो पाया। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, क्यों जरूरी होते हैं रिलेशंस। स्ट्रेटेजिक रिलेशंस आर रूट टू अपॉर्चुनिटीज। वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। कई ऐसी जरूरतें हैं जो दूसरे के साथ अगर रहेंगे तो पूरी होंगी। दैट्स हाउ द सोसाइटी इज बिल्ट। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा था कि द इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेट्स, इवन अर्थशास्त्र में कैटेगराइजेशन भी किया गया था कि डिप्लोमेट्स का लेवल क्या होगा। दूसरे देश में जो व्यक्ति जा रहा है एज काउंसलर, उसका क्वालिफिकेशन अमात्य के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अमात्य वाज इक्विवेलेंट टू द मिनिस्टर। फिर जो उसका जूनियर होगा वो वही हो पाएगा जिसकी अमात्य की क्वालिफिकेशन की हाफ क्वालिफिकेशन होगी।
पश्चिम देशों ने कहा कि इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। आपको लगता है इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर? ये स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं तो क्या है? हमने काफी सदियों तक, काफी सालों तक वेस्ट के जो चश्मे हैं हमारे बारे में, हमने उसी से अपने आप को समझा है। थॉमस रो एक एम्बेसडर, ब्रिटेन से आते हैं इंडिया में, मुगल कोर्ट में एम्बेसडर, लेकिन इस डिप्लोमेट का आना और इसके बाद भारत का गुलाम बन जाना और ब्रिटेन को हैवी बेनिफिट्स होना, डिप्लोमेसी वॉज एट प्ले। अब फॉरेन पॉलिसी की इंपॉर्टेंस है क्या? डिफेंस, स्पेस, ये तो आपको एग्जाम्पल पता लगे कि अभी हमने क्या किया है। एक्चुअली हर एक स्फेयर में जो कॉमन मास की लाइफ को कनेक्ट करती है चीज, भाई सिक्योर तो हर किसी को रहना है। अगर देश सिक्योर ना हुआ तो क्या कुछ भी प्रोस्पेरिटी के बारे में सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे। कैसे हो पाता है? सफल डिप्लोमेसी से, फॉरेन रिलेशन से। टेक एग्जाम्पल, इंडिया और चाइना, डोकलाम इशू तो कैसे ऑफसेट हो पाया? डिप्लोमेसी से। बिकॉज लॉट ऑफ नेशंस who are starting their practices to counter China, they were standing with us. अब जरा इसकी, जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कितनी सारी जो थ्योरीज हैं वो यूएस के स्कॉलर्स ने बनाई, और कहा जाता है कि यूएस की एक्टिविटीज को दुनिया देखती है और कहती है अच्छा इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें एक्ट करना चाहिए। यूएस के स्कॉलर्स का ऐसा कहना है। हालांकि इसको यूएस कहता है रियलिज्म, लेकिन हमें चाणक्य के आइडियाज में भी दिखता है रियलिज्म। इस वीडियो में हम फॉरेन मिनिस्ट्री पर स्पेसिफिक फोकस करेंगे। पहले हम बैकग्राउंड पर बात कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस को एक बात समझ में आ गई थी। मॉर्गेंथ्यू एक विचारक थे, उन्होंने कहा यू हैव टू सेट द टेबल ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यू, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सिक्योर योर नेशनल इंटरेस्ट। तो कैसे होगा? यूरोपियन देशों को जिन चीजों की जरूरत है प्रोवाइड करो। वर्ल्ड वॉर 2 में कंस्ट्रक्शन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है तो रिकंस्ट्रक्शन करना है, क्या चाहिए? पैसा। कनेक्ट करो उनकी इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी से, मार्शल प्लान लॉन्च करो। कैसे हो पा रहा था ये सब? डिप्लोमेसी, कन्विंस करना, एक ऐसा ऑफर देना जिसको वो मान भी ले, और उसके सहारे उनकी मार्केट में अपना दबदबा बना लो, जिससे कि पैसा यूरोप से यूएसए की तरफ फ्लो होने लग जाए। तो उस इकोनॉमिक गेन्स का फायदा लिया। आज हम ग्लोबलाइजेशन में हैं और वो इन एस्केपेबल रियलिटी है, यानी कि कोई ये नहीं कह सकता मैं तो अपनी सारी जरूरतों को खुद ही पूरा कर सकता हूं। नहीं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज विच वी नीड फ्रॉम अदर्स। एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक इंडियन पेनिनसुला की आप बात करें तो ट्रेड रूट्स के थ्रू ही एम्पावर होता है कल्चर, इकोनॉमी, डिफेंस एटसेट्रा। डिफेंस के इक्विपमेंट्स, क्या आपको लगता है अमेरिका के पास जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या कॉलोनियल पावर्स के पास जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं सब कुछ उन्होंने खुद ही बनाया था? नहीं। रिलेशंस माय फ्रेंड्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। चलिए बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू जी। पंचशील का नाम आपने सुना होगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पश्चिमी देश कहते हैं कि भारत के इथॉस में है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरवेंशन। अच्छी बात है, लेकिन इथोस में है, इसके अलावा क्या कोई भारत के पास चॉइस नहीं है? तो यहां पर आपको इस तरीके से अपने दिमाग को ओपन करिए कि क्यों अभी जो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में असर्टिवनेस, मस्कुलैरिटी, सुपरलेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल फॉर इंडिया देख रहे हैं। उसका कारण है समय। समय आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करता है। वो समय ऐसा था कि हमें इंटरनल डेवलपमेंट पर फोकस करना है भाई, तो यहां पर कोई पावर को रिफ्लेक्ट नहीं करना, राइट, मेजर ग्रुपिंग का पार्ट नहीं बनना, तो यही रास्ता था, राइट। एक कहा जाता है पर्सपेक्टिव कि इंडिया नदन साइड से हिमालयाज, फिर हिंदू कुश और फिर नीचे आपका जो समुद्र, तो इस वजह से इंडिया जो है कभी एक्सपेंशनिस्ट पावर नहीं रहा। बात ठीक है, लेकिन इंडिया को प्रोजेक्ट किया जाता है कि इंडिया इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर बैरबेरिक, फेमिनाइन वे में वेस्टर्न स्कॉलर्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बताते आए हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि अगर इंडियन पेनिनसुला की हिस्ट्री देखें तो वॉर आर और वर पार्ट ऑफ हिस्ट्री, राइट। इंडियन पेनिनसुला में वॉर्स वर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। फिर अभी मॉडर्न टाइम में हमने इंडिया पाकिस्तान भी देखते हैं। तो यानी कि
ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से वेस्ट ने पहले प्रोजेक्ट किया था। अब जब मैंने आपसे कहा कि 5 पिक्चर्स जो डिफाइन कर दें आज के भारत को, सो दैट वी कैन बी प्राउड ऑफ, शुरुआत हुई थी कहां से? आपके हाइड्रो पावर प्लांट से। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या ऐसा ही था कि हमने स्क्रैच से खड़े करने स्टार्ट कर दिए? नहीं, शार्प डिप्लोमेसी। एग्जाम्पल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जिसको हम डीवीसी कहेंगे, और भाखरा नागल डैम। नेहरू जी ने कहा था टेंपल ऑफ फ्री इंडिया, भाखरा नागल डैम कैसे बना था? शार्प डिप्लोमेसी। उस टाइम नेहरू जी वॉज हिमसेल्फ एक्चुअली, उनके पास ही चार्ज था विदेश मंत्रालय का, और ऐसे में जो यूएस के एक सीनियर इंजीनियर को, जिन्होंने ऑलरेडी टेनेसी वैली अथॉरिटी, मतलब जो वहाँ की डैम को मतलब कंट्रोल करते थे, उनको इंडिया लाया गया था टू एक्चुअली टेक ओवर दिस डीवीसी प्रोजेक्ट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो पाया। भाखरा नागल डैम, इसके लिए भी ग्रैंड कुली डैम के जो मेजर पर्सन थे हार्वे स्लॉकम, उनसे डायरेक्टली ही एक्चुअली नेगोशिएटेड, एंड यूएस की जो आपकी डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, उन्होंने कहा अरे भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने के लिए अगर वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं अपने एनर्जी सेक्टर को, तो यूएस को करना होगा। तो कहने का मतलब ये होगा, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एनर्जी। कोई देश अपने की पर्सन्स को जो उनके एनर्जी सेक्टर में हैं दूसरे देश में केवल इसलिए नहीं भेजता, उसमें कई सारे एंगल इन्वॉल्व होते हैं। याद करिए हम किस समय की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर की, यानी कि कोल्ड वॉर की। ये वो समय है जब दोनों ताकतें चाहती थी, यूएस एंड यूएसआर, की हमारे साइड आ जाओ, राइट? तो उस समय हमने क्या कहा? हम नॉन अलाइंड हैं, हमें अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना है, तो आपसे जो बेनिफिट होगा वो भी होगा, इनसे जो बेनिफिट होगा वो भी होगा। तो ठीक है, ये बेनिफिट हमने वहां से लिया, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ आवर डिप्लोमेसी। लेकिन आज हम इन डैम्स के बाद, यानी कि हाइड्रो पावर के बाद थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, इन सब पर आ पाए। कैसे डिप्लोमेसी वाज देयर? एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर पावर। 2004 और 2005 कहा जाता है वाटरशेड मोमेंट था इंडिया यूएस के रिलेशन में। क्यों? उस तरफ बराक ओबामा और इधर मनमोहन सिंह जी ने डील साइन करी, 1-2-3 एग्रीमेंट। लेकिन हु वाज द पर्सन हु वाज मेकिंग द बेस ऑफ दैट डील इन यूएसए? कैन यू नेम दैट पर्सन? आंसर इज Dr. S. Jaishankar. He was the person who was involved in making the base of this crucial deal. And later, मतलब डॉक्टर जयशंकर तो आपको पता ही है भाई, अब तो कमान संभाल रहे हैं हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी की, राइट? तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आज का थोड़ी ना है, एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है। तो यानी कि एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर लाए तो फॉरेन पॉलिसी वॉज एट प्ले। बिल्डिंग रिलेशंस विद यूएसआर, हम सबको पता है कि ठीक है हम नॉन अलाइन तो थे, लेकिन हमारा टिल्ट यूएसएसआर की तरफ था। यूएसएसआर से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली हमें, अपने रिलेशंस को हमने बैलेंस किया, लेकिन साथ साथ में यूएसआर से बेनिफिट लिया। फॉर एग्जांपल, टेक एग्जांपल ऑफ डिफेंस, राइट? जब यूएसए ने सपोर्ट दिया इस्लामाबाद को, तो चॉइस क्या थी हमारे पास? जब रिचर्ड निक्सन ने, मतलब एक तरीके से ही वो शेकिंग हैंड विद यहिया खान कि आप जो चाहते हैं उसमें यूएस आपके साथ है, अगर यूएसए पाकिस्तान के साथ है जो ये चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा भाई? हमें तो फिर रशिया के साथ होना होगा, राइट? एंड रशिया से हमने डिफेंस सप्लाईज ली, रशिया से हमने सपोर्ट लिया, हमने अपने आप को डेवलप किया। ये जो रिलेशन था इसको आप वन साइडेड मत मानिएगा। एक समय पर हम, मतलब इसको एक्सचेंज मानिए ना, कि अगर वहां से डिफेंस मिल रहा था हमें तो वी वर पेइंग, but we were getting better deal. Why? Because USSR wanted India's as USSR's aid. कारण क्या है भाई? कोल्ड वॉर चल रहा है, राइट? और इंडिया अभी आजाद हुआ है किससे? कॉलोनियल पावर से। और कॉलोनियल पावर हम पर राज कर कैसे पाए? कैपिटलिज्म की वजह से। और यूएस से रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कैपिटलिज्म को। तो हमारे पास जो गरीब जनता थी उनका अपलिफ्टमेंट करना था, तो उसके लिए जो सटीक आइडियोलॉजी बैठ रही थी उस समय, वो सोशलिज्म बैठ रही थी। आज कई लोग क्रिटिसाइज कर दें, लेकिन हमें किसी भी लीडर को, उसकी फॉरेन पॉलिसी को जज करना चाहिए उस समय के हिसाब से, राइट? उसके बाद हमारा स्पेस प्रोग्राम, इवन जो हमारी पहली रिमोट सेंसिंग डोमेस्टिकली बिल्ड सैटेलाइट थी IRS-1A, वो एक सोवियत वॉस्टॉक व्हीकल के थ्रू ही लॉन्च हुई थी। इसके अलावा हमारा PSLV, आर्यभट्ट, भास्कर,
हम यहां देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन बाय यूएसआर। जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया बन गया, तो कई लोगों ने कहा अरे अब तो इंडिया के रिलेशन शिफ्ट हो जाएंगे, अब रशिया नहीं, अब केवल यूएसए पर फोकस होगा इंडिया का, क्योंकि दुनिया अब बदल रही है। उस समय एक स्कॉलर थे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने कहा एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है। आप कहोगे क्या बवाल बात कर रहे हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री कैसे हो सकती है, हिस्ट्री तो हमेशा कंटिन्यू रहती है। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब था उनका कि देखो यूएसए कैपिटलिज्म, यूएसएसआर कम्युनिज्म, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था ना, अब यूएसएसआर जा चुका है, तो एक तरीके से यूएसए जीत चुका है, तो यूएसए का जो आइडिया है, कैपिटलिज्म का आइडिया है, वही बेस्ट आइडिया है। अब इससे आगे इतिहास में कोई इससे बेहतर आइडिया नहीं आने वाला, तो अब इंडिया और अदर नेशन सबको यूएसए के हिसाब से चलना होगा। एक और व्यक्ति हुए मोर्टन कॉपलान, उनका कहना था कि अब जो दुनिया है ना, उसमें यूएसए की ही, मतलब यूएसए का ही आधिपत्य है, हेजेमनी है। यह वो समय था जब इंडिया पर प्रेशर बनाया गया कि अपनी डिप्लोमेटिक स्टांसेस को चेंज करो। क्यों चेंज करें भाई? कहा कि हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी में विश्वास करो। हमने कहा क्या है ये? यह है कि दुनिया में एक हेजेमॉन सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। एक के पास गन का ट्रिगर हो और किसी के पास ट्रिगर ना हो तो सबके लिए बेस्ट है। हमने कहा भाई कौन हेजेमॉन है ये? यूएसए ने कहा हम हैं, पहचान नहीं रहे क्या? हमने कहा यार रशिया भी तो है, हम भी डेवलप होने लग रहे हैं, हालांकि हम हेजेमॉन की लड़ाई में नहीं आना चाहते, लेकिन ये क्या बात है कि हम आपकी तरफ हिसाब से चलेंगे। तो खैर यूएसए ने कहा कि बहुत कुछ दिला सकते हैं आपको, तो हमने कहा कि हम बैलेंस करेंगे अपने रिश्तों को। इसी वजह से रशिया से फिर हमने स्पेस के, यहां पर आपको दिख रहा हो ग्लाव कोस्मोस, एक्चुअली ये जो रशिया का जो कमर्शियल स्पेस ऑपरेशन है उसमें उसको हैंडल करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी, इसने जीएसएलवी और इसरो के अन्य प्रोग्राम्स में हमारी मदद करी। तो यानी कि रिलेशंस वर कंटिन्यूइंग। अभी कहा जाए तो 70% ऑफ इंडियाज मिलिट्री हार्डवेयर इज कनेक्टेड टू रशिया। रशिया के ओरिजिन का है। सबमरीन्स, नेवल वॉरशिप्स, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 रशिया। तो यानी कि इंडिया और रशिया आर स्टैंडिंग टुगेदर। चाहे अप आया डाउन आया, लेकिन दे आर स्टैंडिंग टुगेदर। We need these kind of all-weather friends, right? इंडिया का जो पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस था ना, कहां पर? वे ताजिकिस्तान। क्यों बनाया था? क्योंकि अफगानिस्तान के क्राइसिस हमें इन्फ्लुएंस कर सकते थे। तो ऐसे में हमने कहा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और उस समय तालिबान के साथ लड़ने वाली फोर्स नॉर्दर्न अलायंस को भी तो सपोर्ट करना था। तो ऐसे में ताजिकिस्तान का बॉर्डर जुड़ा हुआ अफगानिस्तान से, वहां पर इंडिया ने ओवरसीज बेस बनाया। लेकिन उस बेस को सुरक्षा किसने दी? यूएसएसआर ने दी, राइट? तो ऐसे में यहां पर भी हमारे लिए की प्लेयर हो गया, राइट? अब आप कहोगे सर हमने बनाया क्यों? अरे भाई तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा था? पाकिस्तान। और चाणक्य का मंडल सिद्धांत क्या कहता है कि आपका पड़ोसी जिसके साथ लैंड पर है डिस्प्यूट, वो आपका दुश्मन है, तो दुश्मन का जो पड़ोसी है उसको दोस्त बनाना पड़ेगा, दोनों तरफ से प्रेशर लाना पड़ेगा, तो अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस बनाना पड़ेगा, राइट? तो यूएसआर ने साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर्स सप्लाई करे। कुडायनकुलम तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यहां पर भी एक और इशू आया। यूएसए ने, कहा जाता है कि कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पैसा फनल किया इंडिया में, कहा कि इन प्रोजेक्ट्स को रुकवाओ। क्यों? ऐसा है कि यूएसए यानी कि अभी जो रशिया है, रशिया को फेवरेबल डील मिली है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और हम पर ज्यादा लायबिलिटी लगा दी है। इंडिया पर प्रेशर बनाओ, जनता को भड़काओ। इंडिया ने कहा बहुत हुआ, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम डिसाइड करेंगे किसके साथ हम किस आधार पर रिलेशन करेंगे। और ऐसे में जहां बिगड़ सकते हो रिश्ते और बने रहे रिश्ते, क्या काम आती है? डिप्लोमेसी, राइट? लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ ज्यादा कहा नहीं गया, लेकिन बहुत ही गहरा प्रभाव रहा इनका भारत की इकोनॉमिक्स पर, पॉलिटिक्स पर, इवन हमारी फॉरेन पॉलिसी पर। अभी तो हम फॉरेन मिनिस्ट्री के रोल की बात कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में मैं इन पर और इनका कंपैरिजन एक और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी चाइना की के साथ एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसमें मैं इनको भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। इन्होंने कहा था कि सैक्रिफाइस 1 मील एटलीस्ट अ वीक, कारण क्योंकि इंडिया वॉज फेसिंग द फूड क्राइसिस। तो ऐसे में ही वॉज एक्चुअली मेकिंग एफर्ट्स टू सीक इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मिस्टर सुब्रमण्यम का नाम तो आपने सुना होगा।
उस समय हुआ क्या था कि कुछ एक्सपर्ट्स आए हुए थे भारत में यूएस से। उनके एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इंडिया की जो जनता है और जो अभी जो हमारी फूड सप्लाईज हैं उसके हिसाब से 1970s में एक बहुत बड़ा संकट भारत पर आने वाला है और बड़े तादाद में लोग मारे जाएंगे, यानी कि भुखमरी बढ़ जाएगी। सो इसको सिंसियरली उन्होंने लिया और एक तरफ ऐसा पैगाम दिया कि भाई पहले तो डोमेस्टिकली स्ट्रांग करो जनता को, फिर इंटरनेशनल सपोर्ट को सीख करो। मतलब ऐसा था कि एक बहुत ही चर्चित इमेज है इनकी लाइफ की कि इन्होंने अपने जो सरकारी बंगलो था उसमें भी गेहूं की खेती कर ली थी। लोगों से कहा था जहां खाली मैदान दिखे वहां गेहूं की खेती करो। तो और वहां पे इनकी जो वाइफ है वो गेहूं काट रही हैं, वो एक इमेज पॉपुलर हुई थी। तो वो दिखाना चाहते थे दुनिया को कि भाई इंडिया इज स्टैंडिंग टुगेदर वेन एवर देर इज अ क्राइसिस। तो यानी कि अगर हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो यू कैन ऑल्सो गेट बेटर प्रैक्टिस, यानी कि अगर हमारे यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए तो आपको भी फायदा होगा। PL480 प्रोग्राम के बारे में शायद आपने सुना हो, जिसके थ्रू यूएसए ने कहा था कि हम आपको डेवलपमेंटल असिस्टेंस देंगे, गवर्नमेंट इसमें एग्रीकल्चर ट्रेड में। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये जो PL480 प्रोग्राम के तहत जो गेहूं थे दे वर ओनली फिट फॉर पिग्स एक्चुअली। तो यानी कि एक बात फोकस में आ गई थी कि जो सुब्रमण्यम जी कह रहे थे कि हमें फोकस करना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर इन फार्मिंग। लेकिन कहाँ से आएगी ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि रिसर्च में लगने वाला था बहुत ज़्यादा समय, लेकिन हमारे पास नहीं था इतना समय। तो पता लगा कि मैक्सिको में अब समय आ गया था इंदिरा गांधी जी का कि मैक्सिको में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। नॉर्मन बोरलॉग जर्मनी से मैक्सिको में काम कर रहे थे, यानी कि अब हमें दोबारा से जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी की। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर तो थी ही, फॉरेन मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो संभाला हुआ था। तो ही मतलब शी एक्चुअली मेड द एफर्ट्स एंड फाइनली इन्होंने जो सुब्रमण्यम जी थे उनको फुल बैकिंग दी और कहा लेट्स ब्रिंग ग्रीन रिवोल्यूशन। 1991 आता है और हमारे देश पर एक और संकट आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मात्र इतना पैसा रह जाता है कि हम केवल 3 हफ्ते का इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या करें अब? तो ऐसे में PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे। IMF से कहा कि भाई आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। IMF ने कहा आपकी अभी हमें क्रेडिट एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि बेटर नहीं था, राइट। तो उस समय हमारे डिप्लोमेटिक मिशन में मिस्टर आबिद हुसैन थे यूएस में। तो ही रीच्ड आउट टू द देन MD ऑफ IMF और इनसे जिस तरीके से उन्होंने अपने आइडियाज़ रखे और IMF ने जो शर्तें रखी तो हमने उसमें बीच का रास्ता निकाल पाए और उसके बाद फाइनली दिस डील वाज डन। और इवन जब जो IMF के MD थे मिस्टर माइकल कैम्डस, व्हेन ही केम टू इंडिया एंड ही वाज अबाउट टू मीट PV नरसिम्हा राव, तो उस टाइम पर इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सबसे पहले आबिद हुसैन से मिलना है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ अ डिप्लोमेट, क्योंकि वो जानते थे कि आबिद हुसैन वाज हैविंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग कमीशन एज वेल एज इंडियन इकोनॉमिक स्टेटस एंड ही ब्रोक द डील। तो चलिए फिर यहाँ पर इनका रोल रहा। इसके बाद MEA ने समझ लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अब एक डेडिकेटेड अलग से बेंच बनानी होगी मल्टीलेटरल इकोनॉमिक रिलेशंस की। अलग से एक डिवीजन क्रिएट की गई कि भाई अब फॉरेन मिनिस्ट्री जो है इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट है इंडिया की डिफरेंट एरियाज में, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, उसके लिए अलग से एक बेंच बनाई गई। अलग से समझ लीजिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। सब वैसे बेंच का मतलब होता है कि एक डेडिकेटेड टीम उसी के लिए वर्क करेगी। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल अचीवमेंट्स की। जैसे नेहरू जी की बात करें, जब कम्युनल राइट्स भारत में और पाकिस्तान में चल रहे थे तो उस टाइम पर नेहरू जी एंड लियाकत अली जो देन प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, इन्होंने पैक्ट साइन किया जिसको दिल्ली पैक्ट कहा जाता है, जिससे रिफ्यूजीज को बिना हार्म के आसानी से दूसरी तरफ और एक्सचेंज हो सके, राइट। तो जो फोर्स कन्वर्जन हुआ है और जो राइट्स हैं उनके, वो राइट्स प्रोटेक्ट रह सकें। साथ में पोर्चुगीज़ से हमें अपनी टेरिटरी, जब हमने गोवा लिया तो यहाँ पर भी ये शार्पनेस ही तो थी कि ऑपरेशन को किया गया, ऑपरेशन विजय को, और उसके बाद पोर्चुगीज़ की जो ये टेरिटरी पोर्चुगीज़ ने ली हुई थी गोवा, इसको फाइनली हमने इंडिया का पार्ट बनाया। अभी आप काफ़ी बार चर्चा में सुनते होंगे जीका। क्यों सुनते हैं? बुलेट ट्रेन की वजह से भी सुनते होंगे। लेकिन जीका के लिए एक्चुअली नेहरू की पॉलिसी वहाँ पर काम कर रही थी। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जापान का स्टार्ट हो चुका था, तो जापान ने हमारे 5 ईयर प्लान में, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन में अपनी हेल्प देनी स्टार्ट कर दी थी। जापान को ज़रूरत थी हमारी इकोनॉमी की, हमें ज़रूरत थी जापान की टेक्नोलॉजी की। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। राजीव गांधी की फॉरेन पॉलिसी का हाईलाइट कहा जाता है टेक्नोलॉजी। सुपर कंप्यूटर्स को लाना हो,
पैन ई नेटवर्क, यानी कि अफ्रीका में टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ाने में भारत का रोल और वहां से उनकी मार्केट, रिसोर्सेस, यहां पर इंडिया का कनेक्शन हो। सुषमा स्वराज जी, ये कहा जाता है कि सुषमा स्वराज जी के समय में हमने एक और नया ट्रांजिशन देखा, व्हेन फॉरेन मिनिस्टर बिकेम मोर असर्टिव, मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी में हम अब ज़्यादा असर्टिवनेस दिखाने लगे। ये शो कर रहा था कि अब इंडिया का स्टेटस बदल चुका था। इससे पहले के एफर्ट प्लस अभी की सूझबूझ, ये साथ मिश्रण जब हो रहा था तब जाके असर्टिवनेस आ रही थी। मालदीव्स का क्राइसिस हो, नेपाल का ब्लॉकेड हो, नेपाल का ब्लॉकेड यानी कि हम बात करें नेपाल साइडिंग विद चाइना, हैम्परिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो कहा जाता है कि यहाँ पर सी राजमोहन, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कॉलर, वो कहते हैं कि इंडिया ने वहाँ पर मस्कुलर पॉलिसी को शो किया, जिससे कि इंडिया और नेपाल एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं ये सिग्नल हो पाया। डोकलाम विवाद हो या फिर कुलभूषण जाधव वाला मुद्दा हो आईसीजी का, हर जगह हमने स्ट्रेंथ देखी। और अब आते हैं मैन ऑफ द मोमेंट, डॉक्टर एस जयशंकर। मैंने आपको बताया कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में इनका रोल था, बेका में इनका रोल था। बेका आप कहेंगे क्या हो गया? इसका मतलब है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, जो यूएस की सैटेलाइट्स एक्सेस करती हैं, वो भारत के साथ शेयर होती हैं, हो सकती हैं जैसे अब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो यानी कि इट्स एन अचीवमेंट। कोविड-19 के दौरान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शो करना कि देखो जब जब आपको ज़रूरत है तो वी आर स्टैंडिंग देयर, क्योंकि अगर आपको लीडर बनना है यू हैव टू स्टैंड विद द पीपल, विद द नेशंस हु आर इन नीड। जब वेस्ट वैक्सीन नेशनलिज्म कर रहा था, अपने पैसे के बलबूते 2 से 3 गुना वैक्सीन को बुक कर रहा था, भारत वो स्टैंडिंग विद दीज अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस। हमने स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दिखाई, ट्रस्टेड पार्टनरशिप हुई और हम ग्लोबल कंट्रीब्यूटर बने इन दिस क्राइसिस। तो इंडिया अब ग्लोबल फॉर्मेशन जैसे I2U2, SCO, इन सभी ग्लोबल फॉर्मेशंस में अब इंडिया आपको दिखता है। तो ये शो क्या करता है कि अब इंडिया का होना फर्क रखता है, पहले ऐसा नहीं था। तो वी आर ऑन दिस ट्रेजेक्ट्री टू बिकम द पावर वी आर डेस्टिन्ड टू बी। अब हम नैरेटिव शेपर भी हैं, यानी कि रायसीना डायलॉग हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, टेरर फाइनेंसिंग हुई, इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर हुआ, इन सब बातों पर जो इंडिया कहता है दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे पास इतनी बड़ी जनता है, हम जो चाहते हैं वो दुनिया को बनाना होगा, इन बड़ी बड़ी कंपनीज को, दैट इज आवर पावर। तो इंडिया अब एक इंडिपेंडेंट फोर्स है, भले ही हम क्वाड का पार्ट हैं, लेकिन हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को नहीं छोड़ा। डॉक्टर जयशंकर का कहना था कि हम अपने आप चॉइस रखते हैं कि हमें किसके साथ कैसे संबंध बनाने हैं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी अलायंस पर से। G20 की लीडरशिप इंडिया को मिलती है, 125 देश इंडिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग मुद्दे पर भेजते हैं। आप कहेंगे G20 का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो देश हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ चलेगा उसको तय करते हैं। इंडिया मोबिलिटी एग्रीमेंट्स करता है, यानी कि हमारे वर्कर्स, प्रोफेशनल्स दूसरे देश में हैं, उनको सेफगार्ड करना, ये इंडिया ने शो किया है। अब हम सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे योगा, आयुर्वेदा, इंटरनेशनल लेवल पर बता रहे हैं कि दीज आर द प्रैक्टिसेस विच वर्ल्ड इज अडॉप्टिंग। तो इससे आपको पता लगा कि फॉरेन पॉलिसी इज लाइक द की स्टोन ऑफ एवरी नेशंस प्रोग्रेस, राइट। ये वो लोग हैं जो बैकग्राउंड से गेम करते हैं, राइट। और आप सोचते हैं कि अच्छा हेल्थ में डेवलपमेंट हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर में हुआ है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, बट पर्दे के पीछे से जो सारे स्ट्रिंग्स हैं वो पुल करने में किसका रोल रहता है? फॉरेन मिनिस्ट्री का। नाउ डिस्कस द रोल प्लेड बाय इंडियाज डिप्लोमेसी पिलर्स इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आई थिंक इतना सारा हमने पॉइंट जो डिस्कस किए हैं तो वो सारे आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।